हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश में आज हम लोग प्रोज के चैप्टर 3 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और इसके आज हम लोग चैप्टर 3 का आज हम लोग समरी के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स से अबव में पूछे जाते हैं। और ये इसको पढ़ना, हमें समरी की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में ये हर साल पूछे जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि प्रोज में जितने भी चैप्टर है सभी को समरी को बहुत ही अच्छे से हमें देखना है, क्योंकि अगर हमें ये समरी पूछे जाती है तो हमें लिखने का आइडिया तो पता होना चाहिए भाई। इसको रटना नहीं है, इस कहानी की तरह आपको याद रखना है। और आपको मैं हिंदी के तरीके से आपको कहानी अभी बताऊंगा और आपको बस एक कहानी याद रखना है। अदरवाइज जब कहानी याद हो जाएगी तो आप टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दीजिएगा ना आप अगर समरी, तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। बाय द वे अगर आपको कहानी नहीं याद होती है तो फिर प्रॉब्लम आपको एग्जाम में होगी ज़रूर। तो कहानी सुनना बहुत ही ज़रूरी है, पहले कहानी समझिए, उसके बाद समरी ऑटोमेटिक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा यही प्रॉब्लम करता है कि इसको कहानी समझ में आती नहीं है, वो समरी कैसे लिखेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आज हम लोग समरी की बात करेंगे जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स से अबव में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है, यहाँ पे समरी मैंने लिखा है, काफ़ी आसान तरीके से मैंने समरी को तैयार किया है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। अगर कॉपी में ज़्यादा हो जाता है तो आप समरी को कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी समरी को भी और भी काट दिया हूँ। फिर भी जितना छोटा हो सके उतना मैं छोटा करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा क्या कहते हैं डाटा है, इसमें बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने जितना हो सका उतना लिखा हूँ। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है कि समरी में आप इसी तरह लिखिएगा। मैंने लिखा है कि आप पिंच ऑफ फिशनब। आपको पता है कि चैप्टर 3 जो प्रोज है वो पिंच ऑफ फिशनब है, और पिंच ऑफ फिशनब में जिसके लेखक कौन है, मनोहर मुनगानकर। आपको पता होना चाहिए, जैसे आप ये चैप्टर्स को व्यू कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि चैप्टर 3 जो प्रोज में चैप्टर 3 है वो है क्या, और पिंच ऑफ फिशनब जिसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, मनोहर मुनगानकर है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो मैंने लिखा है कि आ पिंच ऑफ फिशनब इज रिटन बाय मनोहर मुनगानकर। ही वाज, ये किसके द्वारा लिखा गया बाबू रे, ये जो अ पिंच ऑफ फिशनब है ये मनोहर मुनगानकर के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहने का अर्थ एक ही हो रहा है कि द अ पिंच ऑफ फिशनब इज रिटन बाय मनोहर मुनगानकर। मतलब ये जो अ पिंच ऑफ फिशनब है वो मनोहर मुनगानकर के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। आगे आ जाते हैं, कहता है कि ही वाज बोर्न इन 12 जुलाई 1913 में। इसकी जो पैदाइश हुई थी, मनोहर मुनगानकर की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी, 12 जुलाई 1913 ईस्वी में हुई थी। ही इज वेल नोन एज नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो है वह नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 5 नॉवेलिस्ट राइटर्स का नाम लिखे तो आप इसमें से एक ये हो जाएगा मनोहर मुनगानकर, जो कि ये नॉवेलिस्ट राइटर है जिसका नाम है मनोहर मुनगानकर। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क में भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क में भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो मनोहर मुनगानकर है वो क्या है, एक नॉवेलिस्ट है, ठीक है, याद रखिए नॉवेलिस्ट है। और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इसके बारे में जानकारी हो गई, ये चैप्टर्स के बारे में मैंने जान लिया कि किसने लिखा है, इसकी पैदाइश कब हुई, ये कैसा बंदा है, इसके बारे में मैंने देख लिया। अब हम आते हैं कहानी की ओर। अ पिंच ऑफ फिशनब में बोला क्या गया, ऑथर्स ने क्या क्या कहानी लिवाई, क्या क्या किरदार है, किस किस किरदार है, उसके बारे में हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लिखा है दिस इज द फैमिली ड्रामा। ये जो अ पिंच ऑफ फिशनब है ये क्या है, एक फैमिली ड्रामा है। क्या है, फैमिली ड्रामा है, याद रखिएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि अ पिंच ऑफ फिशनब किस तरह का मतलब प्रोज है, तो लिखिएगा ड्रामा है। क्या है, ड्रामा है। क्लियर है। अब यहाँ लिखिए, मैंने आगे लिखा है इन दिस देयर इज ऑथर एंड हिज मदर्स एंड मैनी अदर कैरेक्टर्स। मतलब इस ड्रामा में कौन कौन शामिल है, ऑथर शामिल है मनोहर मुनगानकर, दूसरा उसकी माँ शामिल है, मनोहर मुनगानकर की माँ, ऑथर्स की माँ। मनोहर मुनगानकर क्या है, ऑथर से। हम बार बार मनोहर मुनगानकर ना बोल के ऑथर बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम मनोहर मुनगानकर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑथर्स की माँ एंड मैनी अदर कैरेक्टर्स, और भी इसमें कोई शामिल है। क्लियर है। लेकिन वहाँ पे इंडिकेट उतना करना हमें ज़रूरी नहीं है, बस हमें जो इंपॉर्टेंस था वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई यहाँ पे ऑथर्स है और उसकी माँ है एंड अदर कैरेक्टर्स और भी है। उसके बाद मैंने लिखा है कि वन डे ऑथर्स मदर सेज टू ऑथर्स। मतलब कि एक दिन ऑथर्स की माँ ऑथर से कहती है, सेज टू ऑथर्स, ऑथर्स मदर सेज टू ऑथर्स, मतलब ऑथर्स की माँ ऑथर से कहती है, मनोहर मुनगानकर से कहती है डैट की हिज मैटरनल अंकल इज कमिंग हेयर फॉर 2 से 3 डेज। मतलब ये कहती है, ऑथर्स की माँ ऑथर से कहती है कि तुम्हारे मैटरनल अंकल आने वाले हैं 2 से 3 दिन के लिए यहाँ। कहाँ,
कहाँ पे, ऑथर्स की यहाँ, मनोहर मुंगवानकर की यहाँ 2 से 3 दिन के लिए उसके मैटरनल अंकल आने वाले, उसकी माँ ऐसा कहती है ऑथर से, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मीट अ वेलफेयर मिनिस्टर, क्योंकि वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, इसीलिए वह हमारे घर आ रहे हैं 2 से 3 दिन के लिए, उसे कुछ काम है। क्लियर है, ऐसा ऑथर्स की माँ ऑथर से कहती है। फिर ऑथर देखिए क्या कहता है, ऑथर टेल्स मदर्स टू टेल हिज अंकल्स नॉट टू कम्स, मतलब ऑथर्स कहती है अपनी माँ से कि उसे कहो कि यहाँ वो ना आए। ऑथर्स कहती है अपनी माँ से, मनोहर मुंगवानकर कहती है अपनी माँ से कि उसे बोलो कि वो यहाँ ना आए। कौन कहती है, ऑथर्स कहती है। ऑथर्स कहता है कि वो यहाँ ना आए, बट मदर रिफ्यूज, मदर ऐसा नहीं कर सकती है। कोई भी मेहमान आता है अगर फ़ोन करके बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, तो आप उसको डायरेक्ट मना नहीं कर सकते, ये कोई वाजिब बात बनती ही नहीं है। आप उसे मना नहीं कर सकते कि भाई आप तुम मत आओ, ऐसा नहीं कह सकते। तो उसकी माँ ऐसा नहीं करती है, ठीक है। तो ऑथर्स तो कहते हैं उसे मना कर दो कि वो ना आए, हमारे जो अंकल है उसे मना कर दो कि वो यहाँ ना आए। तो ऑथर्स की माँ कहती है कि ऐसा नहीं कह सकता हूँ। सो ऑथर्स, इसीलिए ऑथर गोज टू, अब मना जब नहीं करती तो वो तो आ रहे हैं ना, उसका अंकल तो आ ही रहे, तो मतलब ये हुआ कि सो ऑथर गोज टू स्टेशन, ऑथर स्टेशन जाते हैं टू रिसीव हिज अंकल, वो उसके अंकल को, अपने अंकल को क्या करते हैं, रिसीव करने के लिए, लाने के लिए ऑथर्स कहाँ जाते हैं, मनोहर मुंगवानकर कहाँ जाते हैं, स्टेशन चले जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद द नेम्स ऑफ अंकल्स, अंकल का जो नाम है, हिज नानू काका, इज नानू काका। ऑथर के जो अंकल का जो नाम है उसका नाम क्या है, नानू काका, बड़ा फेमस बंदा ये, ठीक है, नानू काका। नानू काका, अब यहाँ पे यहाँ से कहानी इसका स्टार्ट होता है, क्योंकि आप अब यहाँ विजिट कर चुके हैं, आ चुके हैं। तो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि उसका अंकल का नाम क्या है, नानू काका। याद रखिएगा कि मनोहर मुंगवानकर के अंकल का जो नाम थे वो क्या था, नानू काका, ये याद रखिएगा। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेंगे कि नानू काका किसके घर पे आए थे, तो वो अपने बहन के घर पे आए थे, क्योंकि नानू काका जो है वो ऑथर्स की माँ की भाई है। ऑथर्स का माँ का कौन है, भाई है, मतलब ऑथर जो लगा नानू काका कौन लगा ऑथर्स का, तो वहाँ पे वो मामा लग गया है ना, ऑथर उसका भांजा हो गया नानू काका का, ठीक है। एंड यहाँ ध्यान दीजिए, ये सब रिलेशन आपको याद रखिएगा, ठीक है। आगे, आफ्टर कमिंग नानू काका आने के बाद सेज टू ऑथर्स टू टेक हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर, मतलब नानू काका जैसे आते हैं तो ऑथर से कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ले चलो, वेलफेयर मिनिस्टर के पास, क्योंकि उसे वेलफेयर मिनिस्टर का ही काम था, उसे वेलफेयर मिनिस्टर से ही मिलना था। तो वो डायरेक्ट स्टेशन पे आए और बोले हैं कि मुझे सीधे वेलफेयर स्टेशन के पास, वेलफेयर मिनिस्टर के पास ले चलो, ठीक है। ऑथर्स टेक टू हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर, ऑथर्स उसे क्या करता है, वेलफेयर मिनिस्टर के पास लेके चला जाता है। बट नानू काका कुड नॉट मीट मिनिस्टर, बट नानू काका क्या वहां पे पहुंचते तो है, लेकिन मिनिस्टर से वह मिल नहीं सक पाते हैं, वो उसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। अरे यार मिनिस्टर हलवा थोड़ी ना जाके जिस टाइम पाओ उस टाइम मिल जाएगा, है कि नहीं, तो वो उसे नहीं मिल पाते हैं। उसी तरीके से आगे कहता है कि ऑन द वे हिज होम्स, उसी रास्ते वो क्या होते हैं, घर की ओर लौटते हैं। ऑथर्स मीट अ पर्सन, ऑथर्स उसी रास्ते जैसे लौटते हैं तो ऑथर जो है मनोहर मुंगवानकर से एक आदमी से मिलता है, एक व्यक्ति से मिलता है। ही इज हिज रतिराम सन्स ऑफ सोहनलाल, मतलब रतिराम के बेटे कौन था, मतलब रतिराम जो था उसके बाप से रतिराम से मिलता है, जिसका बाप कौन है, सोहनलाल है। वो रतिराम से मिलता है, कौन, ऑथर रास्ते में रतिराम से मिलता है, जिसका बाप कौन है, सोहनलाल। हु इज द, अब यहाँ पे बात आती है सोहनलाल की, तो हमें रतिराम की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोहनलाल की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। कहता हु इज द हेड ऑफ पार्टी इन दिल्ली, मतलब रतिराम का जो बाप है सोहनलाल, वो पार्टी के हेड है, दिल्ली में पार्टी के हेड है, ठीक है। तो जो मिलते हैं उसके ऑथर से, मतलब ऑथर किससे मिलता है, रतिराम से, लेकिन रतिराम का जो बाप है सोहनलाल वो पार्टी है कहाँ, वो मतलब हेड है, पार्टी के हेड है, दिल्ली में पार्टी के हेड है। क्लियर है। तो नानू काका को पता चल जाता है कि ये पार्टी, इसके बाप जो है वो पार्टी का, दिल्ली की पार्टी का हेड है। तो नानू काका फोर्स टू ऑथर से फोर्स करते हैं टू फिक्स अपॉइंटमेंट विथ सोहनलाल, मुझे सोहनलाल से अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। वो किसको फोर्स करते हैं, ऑथर को फोर्स करे, क्योंकि ऑथर जो है वो रतिराम से मिला, इसका मतलब ऑथर्स का दोस्त है रतिराम, और रतिराम को बोलेगा तो जरूर उसका बाप से वो मिला देगा, उसके मामा को वो जरूर मिलाएगा। तो इसलिए उसको फोर्स करता है और कहता है अपॉइंटमेंट के लिए मुझे बस एक बार अपॉइंटमेंट दिला दो विथ सोहनलाल से। आफ्टर द मीटिंग्स विथ सोहनलाल, अब यहाँ पे अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ तक भी
क्वेश्चंस को मतलब यहाँ पे समरी को लिख करके छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इससे आगे भी चलना है तो इससे आगे भी आप लिख सकते हैं। मैं इससे आगे आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद की कहानी बहुत इसकी लंबी कहानी है, क्योंकि इसको मैं मतलब इतना बोर्ड पे लिख करके नहीं बता सकता, क्योंकि समरी इतना लंबा हो गया तो आप कहोगे यार इतना लंबा समरी कैसे याद रखेगा, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। अदरवाइज अगर कहानी सुनना है आगे तो सुन लो, ठीक है। आगे क्या कहता है यहाँ पे देखिएगा, नानू काका फोर्स टू फिक्स द अपॉइंटमेंट विद सोहन लाल सो डैट द मेनी मीट वॉल्फर मिनिस्टर्स आफ्टर मीटिंग्स विद सोहन लाल। सोहन लाल के बाद मिलने के बाद, जैसे सोहन लाल से मिल लेता है कौन, नानू काका, तब उसे पता चलता है, क्या पता चलता है यहाँ ध्यान दीजिए, सोहन लाल, नानू काका नोज द सोहन लाल हैज नॉट गुड रिलेशंस विद द वॉल्फर मिनिस्टर। मतलब जैसे सोहन क्या कहते हैं, नानू काका सोहन लाल से मिलते हैं तो नानू काका ये पता चल जाता है कि मतलब सोहन लाल का अच्छा रिलेशंस नहीं है, ठीक रिलेशन नहीं है बना हुआ है, मतलब बीच में दरार पैदा है, ठीक रिलेशन नहीं बना हुआ है किससे, वॉल्फर मिनिस्टर के साथ। तो वहाँ पे वो निराश हो जाते हैं, मतलब गुड नॉट रिलेशन विद द वॉल्फर मिनिस्टर्स। आगे कहता है बिकॉज ही रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर्स विद सोहन लाल सन्स। मतलब ऐसा रिलेशन क्यों है, बीच में दरार क्यों पैदा हो गया था, क्योंकि वॉल्फर मिनिस्टर की बेटी की जो शादी वो सोहन लाल के बेटे के साथ रतिराम के साथ होने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, वो क्या हुआ, टूट गया। तो इन दिस डिस्कशंस ही इज नोट दैट द मैरिज इज द मिनिस्ट्री डॉटर हैज बीन द सेट विथ अ सोहन लाल नायरो महाराज। नायरो महाराज का नाम याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। नायरो महाराज जो है, मतलब ये हुआ कि जैसे नानू काका जैसे सोहन लाल से मिलते हैं तो पता चलता है कि मतलब सोहन लाल का जो बेटा था रतिराम, उसका रिश्ता जो था वो वॉल्फर मिनिस्टर्स की बेटी के साथ लगा हुआ था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स के कारण उसका रिश्ता टूट जाता है और फिर वॉल्फर मिनिस्टर के बेटे के जो रिश्ता लगता है वो नायरो राजा के साथ, नायरो महाराज के साथ लग जाता है। और यहीं पे हम यहाँ पे इस कहानी का अर्थ आगे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहीं पे एंड करके इसको खत्म कर देंगे। तो जो मैंने बोला उसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर बाय द वे नहीं तो इतना ही पे लिख दीजिएगा, तो आपका 1 नंबर भी एग्जाम में नहीं कटेगा अगर आप इसको अच्छे से लिख देते हैं तो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समरी बहुत ही अच्छे से हिंदी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्ड मीनिंग्स आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्ड मीनिंग बहुत ही आसान है जो कि आपको डेली लाइफ में यूजेस मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम अगला वीडियो इसी तरह अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आगे बढ़ावे, भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।